मिडिल ईस्ट संकट से जुड़ी हुई खबरों से हम शुरुआत कर रहे हैं। न्यूज टॉप 9 की ईरान पर हमले को लेकर इजरायली मीडिया और चैनल 14 के दावे क्या हैं? नेतन्याहू ने क्यों सीक्रेट रखा है वॉर प्लान और अमेरिका में लीक खुफिया दस्तावेज से क्या खुलासा हुआ है? जानने के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। मिडिल ईस्ट में दो ताकतवर मुल्कों के बीच कभी भी महासंग्राम छिड़ सकता है। ईरान पर इजरायली हमले की तारीख तय हो चुकी है। चैनल 13 की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के प्लान पर सुरक्षा कैबिनेट की मोहर के बाद ही अमेरिकी थार्ड की तैनाती अहम लोकेशन पर की गई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान में इजरायली हमले के टारगेट तय हो चुके हैं। सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही हमले का पूरा प्लान पता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स को टारगेट में जोड़ा गया है। नेतन्याहू के घर टॉप कमांडर्स की बैठक के बाद नया प्लान तैयार हुआ। ईरान की ऑयल फैसिलिटी, सरकारी बिल्डिंग और मिलिट्री बेस इजरायल के टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर है। आईडीएफ सूत्रों के हवाले से इजरायली मीडिया का यह दावा है कि ऑपरेशन में शामिल पायलट्स को भी हमले से कुछ देर पहले ही टारगेट की जानकारी दी जाएगी। इजरायल से संभावित हमलों की आशंका को लेकर IRGC की सभी यूनिट अलर्ट हो गई हैं। जल, थल और आसमान से इजरायल पर भीषण पलटवार की योजना है। गृह मंत्रालय ने पूरे देश में सुरक्षा अलर्ट जारी कर बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी है। ईरान को अपने परमाणु ठिकानों पर इजरायल और अमेरिका से हमले का डर है। यही वजह है कि IRGC ने अपने अहम ठिकानों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत हवाई रक्षा प्रणाली तैयार की है। इसमें रूस से मिले S-400, SA-22 और स्वदेशी खोरदाद और बाबर 373 जैसे एडवांस वेपन शामिल हैं। इजरायल से अगर हमला हुआ तो ईरान ने अलग अलग पोजीशन से पलटवार की प्लानिंग की है। IDF के एयर डिफेंस को चकमा देने की तैयारी है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह दावा है कि ईरान ने अलग अलग बेस पर लॉन्चर्स के साथ 2000 से ज्यादा मिसाइलों को रेडी टू अटैक मोड पर रखा है। इजरायल के खिलाफ मिडिल ईरान को रूस और चीन जैसे मजबूत साझेदार मिले हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट में एक दावा है कि ईरान को चीन से लेजर गाइडेड वेपन हासिल हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक शेनोंग शील्ड 3000 की इजरायल पर टेस्टिंग की योजना है। अमेरिका के लीक खुफिया दस्तावेज से सनसनीखेज खुलासा हुआ। दावा है कि 16 अक्टूबर को ही ईरान पर बड़ा हमला हो सकता था। न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जेरिको 2 से हमले की प्लानिंग थी। लीक दस्तावेज से इजरायल के पास न्यूक्लियर वेपन होने की भी पुष्टि हुई है। परमाणु सेंटर्स पर इजरायली हमले की आशंका से ईरान डरा हुआ है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि इसकी शिकायत उसने IAEA से की है। तुर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया और सऊदी अरब से भी ईरानी विदेश मंत्रालय ने पहल की अपील की है। लेबनान के बैरूत में इजरायली स्ट्राइक से हिजबुल्लाह को कितना नुकसान पहुंचा? कहा IDF के निशाने पर है हिजबुल्लाह का खजाना और इजरायल पर क्यों लग रहे हैं अस्पताल पर हमले के आरोप? विध्वंसक खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। लेबनान के खिलाफ इजरायल का बारूदी एक्शन लगातार जारी है। इजरायली वायुसेना ने एक बार फिर बैरूत में भीषण बमबारी कर कहर मचा दिया। न हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर बचे, न उनके मददगारों का आशियाना। इजरायली स्ट्राइक से हर तरफ कोहराम मच गया। बैरूत में इजरायली स्ट्राइक से हिजबुल्लाह को बड़ा झटका लगा। खबर है कि IDF ने हमले से पहले हिजबुल्लाह के लॉन्चर साइट को तबाह कर दिया। फाइटर जेट से सटीक प्रहार के बाद रेडी टू अटैक मोड में रखे 50 रॉकेट खाक हो गए। धमाके के बाद आग की लपटें दूर तक नजर आईं। इजरायली वायुसेना ने बैरूत एयरपोर्ट के आसपास फिर बड़े हमले किए। दहिया और हेरात समेत कई पड़ोसी क्षेत्रों में IDF ने हिजबुल्लाह के 14 बैंक, वित्तीय और मनी एक्सचेंज सेंटर तबाह कर दिए। इससे पहले IDF ने बैरूत में कई घंटे का निकासी ऑर्डर जारी किया था। इजरायली स्ट्राइक के वक्त बैरूत में क्या स्थिति थी, ये आप इस वीडियो से समझिए। जेना इलाके में एक शख्स ने वीडियो भागते भागते रिकॉर्ड किया। आरोप है कि इजरायली हमले में हरीरी अस्पताल बर्बाद हो गया। इस दौरान 4 लोग मारे गए जबकि 27 घायल। इजरायल की ओर से बैरूत पर पिछले 24 घंटे में 16 एयर अटैक हुए हैं। सोमवार शाम से अब तक IDF ने हिजबुल्लाह के कई बैंक, फाइनेंशियल सेंटर्स और अस्पतालों को निशाना बनाया। दावा है कि सुरक्षा के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके अस्पतालों को अपना ठिकाना बना रहे हैं। इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह के गढ़ में खलबली मची। अब तक 300 हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह कर चुकी है IDF और हिजबुल्लाह के 52 कमांडर्स को भी निपटा चुकी है। संगठन और आर्थिक शुल्क मिटाकर इजरायल ईरान को कमजोर करना चाहता है। इजरायली हमले में हरीरी अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रात के हमले के बाद से कई लोग मलबे से निकाले गए। अभी भी कई लोगों की तलाश जारी है। आरोप है कि हमले से पहले IDF ने कोई चेतावनी नहीं दी। बैरूत में जैसे ही IDF के हमले की मियाद खत्म होने को हुई, अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। लोग खुद की और अपनों की जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। बैरूत में दहशत का आलम इजरायली वायुसेना की बमबारी से पहले नजर आया। बैरूत में इजरायली स्ट्राइक के दौरान एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। इजरायली फाइटर जेट्स पर हमले के लिए हिजबुल्लाह ने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम एक्टिव कर रखा था। दावा है कि हिजबुल्लाह को सिस्टम ईरान से तुरंत मुहैया कराया गया था।
आईडीएफ की ओर से जारी ऑपरेशन सिलवार के नए वीडियो में क्या है, इजराइल में कहां बरसी हिजबुल्लाह की मिसाइल और हवाई हमले से कहां बाल बाल बचे हैं। बैटल फील्ड की अहम खबरों के लिए अब देखिए वॉर जोन टॉप 9। सिनवार की मौत के 6 दिन बाद इजरायली मीडिया ने एक गोप्रो वीडियो जारी किया। ये 16 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जब आईडीएफ के ग्राउंड कमांडो ड्रोन से देखने के बाद सिनवार तक पहुंचे। पहले उसके बॉडीगार्ड को मारा, फिर घर में दाखिल हुए। बेरूत में नॉन स्टॉप हमले कर रही आईडीएफ ने अल साहिल अस्पताल के नीचे बंकर होने का दावा किया है। एनिमेशन वीडियो जारी कर आईडीएफ ने बताया कि खुफिया बंकर में नसरल्लाह का ठिकाना और हिजबुल्लाह के $500 मिलियन का सोना है। बेरूत पर कहर बनकर टूटे आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले अल कर्द अल हसन बैंक पर जोरदार बमबारी की। दावा है कि बेरूत के अलावा दाहिया और हैत में भी हिजबुल्लाह के बैंक को तबाह कर दिया गया। इसे हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बेरूत पर आईडीएफ के स्ट्राइक से बौखला हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर कई हमले किए। सरफेस टू सरफेस 4 मिसाइलों से तेल अवीव के सेंट्रल हिस्से को टारगेट करने की कोशिश की गई। हालांकि आईडीएफ ने 3 मिसाइलों को नष्ट कर दिया, लेकिन एक मिसाइल नॉर्थ क्षेत्र में गिरी। हिजबुल्लाह के हमले से रामल्ला में भारी तबाही हुई। लेबनान से दागी गई एक मिसाइल शहर के बीचों बीच गिरी। दावा है कि तेल अवीव में इजरायल के खुफिया यूनिट पर हमले की योजना थी, लेकिन मिसाइल टारगेट से पहले ही रामल्ला में गिर गई। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजरायल के कई शहरों में एक साथ हमले किए। हाइफा और क्रेउट के पास उसके 10 रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। इजरायली डिफेंस ने जवाबी हमले में हिजबुल्लाह के कई रॉकेट नष्ट कर दिए, लेकिन कुछ के मलबे रिहायशी इलाकों में गिरे। तेल अवीव के बाहरी इलाके का ये वीडियो देखिए। हिजबुल्लाह के हमलों से कंस्ट्रक्शन साइट पर अफरा तफरी मच गई। आईडीएफ सूत्रों के मुताबिक नॉर्थ लेबनान से उत्तरी इजरायल पर 15 रॉकेट तो मध्य इजरायल पर 5 रॉकेट दागे गए, जबकि 5 अन्य खुले इलाकों में गिरे। तेल अवीव पर हमलों के वक्त इजरायली डिफेंस ने अपना काम बखूबी निभाया। पेटा टिकवा के आसमान में कई रॉकेट को आयरन डोम ने तबाह कर दिया। इस दौरान बाहरी इलाके के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में धमाकों की कई गूंज सुनाई दी। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद तेल अवीव एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। घंटों चक्कर लगाने के बाद कुछ विमानों की लैंडिंग कराई गई। रुक रुक कर हो रहे रॉकेट और मिसाइल अटैक से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है। फिलहाल सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। को पावर्ड बाय सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई। मारियो रस्क, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और साथ ही ब्रेकिंग न्यूज। पहली ब्रेकिंग न्यूज के साथ सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत करने जा रहे हैं। बाइडेन के दूत और ब्लिंकन पहुंच गए हैं इजराइल। दूसरी बड़ी खबर आज की है, गाजा लेबनान में सीज फायर पर बात की खबर आ रही है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आज की है, बैलिस्टिक मिसाइल हमले से बात बिगड़ी। और चौथी खबर आ रही है, इजराइल ने हिज़्ब से बदला लेने की ठानी है। पांचवी बड़ी खबर आज की है, यूएस चुनाव से पहले सीज फायर की कोशिश की गई है। और इन खबरों के बीच तेहरान के वॉर प्लान पर टीवी 9 भारतवर्ष की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि ईरान ने युद्ध को इजरायली धरती पर शिफ्ट करने का प्लान बना लिया है और इसके लिए तेहरान में प्रॉक्सी संगठनों के कमांडरों की बैठक हो चुकी है। अरब के 4 देशों में इजरायल के खिलाफ व्यू रचना की जा रही है। 2015 में खमेनेई 2040 तक इजरायल को समाप्त करने का लक्ष्य रख चुके थे। अब उसकी समय सीमा घटा दी गई है। इजरायल पर करीब 1 लाख लड़ाके हमला करने की तैयारी में है। ये काम हिजबुल्लाह के उप प्रमुख नईम कासिम और IRGC कमांडरों की अगवानी में करवाया जाएगा। हमारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए क्या है तेहरान का सीक्रेट ब्लूप्रिंट। पहले ईरान पर इजरायल के हमले का प्लान लीक हुआ, जिसके मुताबिक इजरायली वायुसेना ईरान पर हमले की तैयारी कर चुकी है।
इसराइल ने 40 रॉक्स एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान पर हमले की तैयारी की, जिन्हें F-15, F-16 और F-35 फाइटर जेट से लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अब तेहरान का इसराइल पर हमले का प्लान भी लीक हो चुका है। TV9 ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ईरान का इसराइल पर हमले का प्लान हम दुनिया के सामने लाने वाले हैं। इस प्लान की शुरुआत बहुत पहले हुई, लेकिन इसे एक्टिवेट किया गया 5 अक्टूबर 2024 को। पांच अक्टूबर को लेबनान में बैरूत से एक निजी चार्टर प्लेन ने उड़ान भरी। इसके बाद यह प्लेन सीरिया के दमिश्क में लैंड हुआ। यहां 3 घंटे रुकने के बाद विमान ईरान पहुंचा और तेहरान में लैंड हुआ। इस विमान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची थे और उनके साथ था हिजबुल्लाह का उप महासचिव नईम कासिम। 20 अक्टूबर को पहली बार यह खबर आई कि नईम कासिम तेहरान पहुंचा है, लेकिन असल में वो 5 अक्टूबर की शाम को ही तेहरान पहुंच चुका था। ईरान को रिपोर्ट मिली थी इजराइल का अगला टारगेट नईम कासिम है। उसकी जान बचाने के साथ साथ एक विशेष ऑपरेशन के लिए उसे तेहरान लाया गया। सात अक्टूबर से सेंट्रल तेहरान के एक सीक्रेट हॉल में बैठक शुरू हुई। इस हॉल के करीब फिलिस्तीन चौक पर एक डिजिटल घड़ी लगी है। इस घड़ी पर लिखा है डेथ टू इजराइल और समय लिखा है 2040। साल 2015 में सुप्रीम लीडर खामेनी ने कहा था कि 2024 तक इजराइल का अस्तित्व मिटा देंगे। इस क्लॉक टावर के करीब एक हॉल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, IRGC के टॉप कमांडर्स, हिजबुल्लाह के नईम कासिम सहित प्रॉक्सी के बड़े कमांडरों की बैठक हुई। बैठक में कई प्रॉक्सी कमांडर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि इजराइल का अस्तित्व 2030 तक खत्म कर दिया जाएगा। ईरान ने इस बैठक में जो ब्लूप्रिंट तैयार किया, उसके मुताबिक इस प्लान में 4 देशों में चलने वाले शिया मिलिशिया गुट शामिल हैं। 3 देशों में इस वक्त महाजंग की तैयारी हो रही है। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के लड़ाके तैयारी में जुटे हैं। इनके साथ 25 से 30 शिया मिलिशिया संगठन हैं। यमन के हूती लड़ाके इराक और सीरिया पहुंच चुके हैं। दोनों देशों में शिया गुटों को मिसाइल ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरान 60,000 से 70,000 लड़ाकों की फोर्स तैयार कर चुका है। हर लड़ाके को $500 से $800 यानी 42,000 से 67,000 रुपए वेतन हर महीने दिया जा रहा है। ईरान का प्लान है कि जंग को इजराइल की जमीन पर शिफ्ट किया जाए ताकि इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके लिए ईरान से लेकर इजराइल बॉर्डर तक कॉरिडोर तैयार हो चुका है और लड़ाकों के मूवमेंट की तैयारी कर ली गई है। मूवमेंट का प्लान ये है कि शिया मिलिशिया का नेतृत्व IRGC के कमांडर करेंगे। ये तेहरान से चलकर पहले इराक पहुंचेंगे। इराक में सक्रिय शिया मिलिशिया संगठन पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के लड़ाके इन कमांडरों के काफिले में शामिल होंगे। इनके साथ 30 दूसरे शिया मिलिशिया गुट भी ईरान के अटैक प्लान में जुड़ने वाले हैं और इसके बाद ये काफिला इराक पहुंचेगा। इराक में इस समय ट्रेनिंग दे रहे हूती के लड़ाके ज़ेनबिया, फातिमिया, इमाम अली सहित कई गुटों के लड़ाके इस काफिले में शामिल हो जाएंगे। करीब 1 लाख लड़ाकों की फौज इजराइल पर हमला करने के लिए सीरिया इजराइल के बॉर्डर पर जमा हो जाएगी।
ईरान इजराइल पर उसी तरह के हमले की प्लानिंग कर चुका है जिस तरह गाजा में हमले किए जा रहे हैं। दूसरी ओर इजराइल ने भी अमेरिका की ओर से लीक हुए वॉर प्लान को बदल दिया है। इजराइल ने नए सिरे से ईरान पर हमले का प्लान तैयार किया है। इजराइल की चैनल 13 की रिपोर्ट है कि ईरान पर बहुत जल्द हमले होने वाले हैं। इजरायली राजनीतिक और सुरक्षा कैबिनेट के सदस्यों को इसकी जानकारी दे दी गई है। ईरान पर हमलों की तैयारी तेजी से हो रही है। इजराइल में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती पूरी हो चुकी है। कैबिनेट के सदस्यों को भी अटैक प्लान की जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिका से नए हथियार और सैनिक भी इजराइल पहुंचने जारी हैं। अमेरिका को भी इस बार अटैक प्लान की जानकारी नहीं दी गई है। कैबिनेट के सदस्यों को भी यही बताया गया है कि ईरान पर चकित करने वाला और विनाशक हमला होगा। इजरायली वायुसेना को टारगेट लिस्ट दे दी गई है। उनके निशाने पर ऑयल रिफाइनरी, गैस रिज, सैन्य ठिकाने, बड़े अफसरों और नेताओं के घर, न्यूक्लियर ठिकाने हो सकते हैं। इजरायली वायुसेना के विमान ईरान की सीमा से पहले ही टारगेट पर लॉन्ग रेंज प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल हमले करके लौट जाएंगे। इन हमलों से ईरान में बड़ा विनाश हो सकता है। इजराइल के सीक्रेट प्लान के एक्टिवेट होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन इजराइल पहुंच रहे हैं और 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलने वाले हैं। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट बैठक के बाद ईरान ने अमेरिका को भी चेतावनी जारी कर दी है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल के हमले हुए तो अमेरिका इसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि बाइडेन ने संकेत दिए हैं कि वो इजराइल के प्लान से वाकिफ थे। ईरान के प्लान पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट TV9 बता चुका है, इजराइल बहुत जल्द हमला कर सकता है। पहला हमला चाहे जिधर से हो, इससे अरब में महासंग्राम छिड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। लेबनान के मरकबा में धमाका हुआ है। हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह किए जाने की जानकारी है और साथ ही इंफॉर्मेशन ये है कि एक धमाके से कई इमारतें नष्ट हुई हैं। लेबनान में इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह को जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। कई बैंक बम से नष्ट कर दिए गए हैं। 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने इजराइल से दूसरा बदला ले लिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और खास बात यह है कि हिजबुल्लाह ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया उनके आगे इजराइल का मजबूत एयर डिफेंस नाकाम रहा। दावा किया जा रहा है कि नई बैलिस्टिक मिसाइलों को रूसी तकनीक से तैयार किया गया है। इजराइल के कई और शहरों में रॉकेट से हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह की मिसाइलों की ताकत देखकर इजराइल हैरान है, अमेरिका भी हैरान है। ऐसा चूक प्रहार, इतनी दूर तक हमला, एयर डिफेंस को नाकाम बनाने की शक्ति। अचानक हिजबुल्लाह के पास इतने ताकतवर हथियार कैसे आ गए?
लेबनान में इजरायली फाइटर जेट ने हिज़्ब के बैंक और दूसरे ठिकानों को नष्ट किया। अब सोमवार की रात को हिज़्ब ने इसका बदला लिया। तेल अवीव से मिसाइल का जोरदार धमाका हुआ। मिसाइल हमले के दौरान अलर्ट का सायरन नहीं बजा। बेन गुरियन हवाई अड्डे तक हिज़्ब का ड्रोन पहुंचा। तेल अवीव के तटीय इलाके में 2 बार धमाके हुए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया। किसी सीक्रेट ठिकाने से मिसाइल को लॉन्च किया गया। वीडियो में दावा है कि हिजबुल्लाह ने नस्र 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया। लेबनान की एक और वीडियो ने इजराइल की फिक्र बढ़ा दी है। आसमान की तरफ तेजी से उठ रही ये रोशनी एंटी एयरक्राफ्ट गन की है। अब तक इजराइल के फाइटर जेट बेखौफ होकर बैरूत पर बम बरसा रहे थे। लेकिन 2 दिनों से हिजबुल्लाह ने अपनी नई ताकत का सबूत पेश कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट गन पहुंच चुकी है। एक दिन पहले इजराइल के हर्मीज 900 ड्रोन को गिराया गया। अब एंटी एयरक्राफ्ट गन से फाइटर जेट पर फायरिंग की गई। हिजबुल्लाह ने नए हथियार की ताकत का एक और सबूत दिखाया है। किसी जगह से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर होती है और उसके बाद नजर आता है इस जगह पर इजराइल के कुल 8 सैनिक मौजूद थे और इसी जगह पर हिजबुल्लाह की मिसाइल का हमला हुआ। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि सीरिया के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल पर हमला किया। सीरिया से इजराइल के रोश पिना पर हमला हुआ। सीरिया से साफेद पर भी रॉकेट हमला किया गया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने 27 रॉकेट से इजराइल को टारगेट किया। रिपोर्ट के मुताबिक नस्र 2 के साथ हिजबुल्लाह ने हमले के लिए अल्मस गाइडेड मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। मिसाइल के साथ नॉर्थ इजराइल को टारगेट करके लगातार रॉकेट हमले किए गए। इजराइल के हाइफा पर 10 रॉकेट हमले हुए। क्रायोत इलाके में रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। गैलिली और कार्मेल पर भी रॉकेट से हमले हुए। हिजबुल्लाह की लॉन्ग रेंज रॉकेट वेस्ट बैंक तक पहुंचने में कामयाब रहे। वेस्ट बैंक के रामल्ला में भी रॉकेट से धमाका हुआ। इजराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह ने नस्र 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसके वॉरहेड में 140 किलो विस्फोटक होता है। इसकी रेंज में 150 किलोमीटर तक है और इसीलिए तेल अवीव तक धमाका करने में हिजबुल्लाह कामयाब हुआ। खास बात है कि नस्र 2 एयर डिफेंस को चकमा दे सकता है। नस्र 2 जैमिंग सिस्टम को भी नाकाम कर देता है। दावा है कि इसे इस्लामिक रेजिस्टेंस के इंजीनियर्स ने बनाया है। हिजबुल्लाह कादर 2 मिसाइल से भी लैस है। मिसाइल में 405 किलो का वॉरहेड है। ये 250 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। कादर में भी एयर डिफेंस को चकमा देने और जैमिंग सिस्टम को नाकाम करने की क्षमता है। दावा है कि इसे भी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ही बनाया है। हिजबुल्लाह ने अल्मास मिसाइल से भी हमला किया। ये एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी रेंज 10 किलोमीटर तक है। ये इजरायली स्पाइक मिसाइल की नकल मानी जाती है। हिजबुल्लाह का दावा है कि रूस और इस्लामिक रेजिस्टेंस के इंजीनियरों ने मिसाइलों का प्रोडक्शन किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान ने सीरिया में कई अंडरग्राउंड मिसाइल कारखाने बनाए हुए हैं।
पिछले दिनों एक सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान इजराइल के कमांडो सीरिया के एक ऐसे ही ठिकाने तक पहुंचे थे। सीरिया से ईरान के 6 वैज्ञानिक पकड़े गए थे। इजरायली सेना ने मिसाइल फैक्ट्री को नष्ट किया था। सीरिया में केमिकल हथियार भी बनाए जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्ला की मौत के बाद हिजबुल्लाह के हौसले को बढ़ाने के लिए ही सीरिया से ताकतवर रॉकेट और मिसाइलों की सप्लाई की गई है। इजराइल के लिए चिंता की बात है कि लेबनान से हमलों के दौरान एयर डिफेंस का अलर्ट सिस्टम नाकाम हो गया। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन हथियारों में रूस की तकनीक के इस्तेमाल का संकेत मिल रहा है। रूस में अमेरिकी एयर डिफेंस पर रिसर्च की गई है। इजराइल का एयर डिफेंस अमेरिकी तकनीक से बना है। रूस ने एयर डिफेंस को नाकाम करने का तरीका ढूंढा है। यूक्रेन में कई देशों के एयर डिफेंस की तैनाती है। रूस ने इस युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियारों और एयर डिफेंस को लेकर कई तरह का शोध किया है। अब माना जा रहा है कि रूस की मदद से ही सीरिया में ऐसी मिसाइलें डेवलप हुई हैं जो इजरायली एयर डिफेंस को नाकाम कर रही हैं। इजरायल में अमेरिकी थाड की भी तैनाती है। थाड की नाकामी को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह अब थाड को भी नाकाम साबित कर सकता है। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद पेंटागन में बैठक हुई है। इजरायल की सुरक्षा बढ़ाने पर नई रणनीति तैयार हुई है। इजरायल के एयर डिफेंस की समीक्षा भी की गई है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान होने वाले हमलों में इजरायली सेना के हथियार भी हिजबुल्लाह लड़ाकों के हाथ लगे हैं। माना जा रहा है कि इजरायली हथियारों से इजरायल पर ही प्रहार हो रहा है। लेकिन उससे भी चिंता की बात है लेबनान में ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट गन का पहुंचना। अब अमेरिका ने इजरायली वायुसेना को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। फिलहाल कोशिश है कि लेबनान में मौजूद नए हथियारों के गोदामों को जल्द से जल्द भस्म किया जाए। सीरिया लेबनान सीमा पर इजरायल ने निगरानी बढ़ा दी है ताकि और हथियार लेबनान ना पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नेतन्याहू के घर पर हमले के बाद की पहली तस्वीर आ गई है। ड्रोन हमले से नेतन्याहू के घर को नुकसान पहुंचाया गया है। आईडीएफ ने नेतन्याहू के घर की तस्वीरें जारी की है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बेडरूम के शीशे को ड्रोन हमले से नुकसान पहुंचाया गया है। हमले के बाद नेतन्याहू के घर के आसपास कई पेड़ टूटे थे। 20 तारीख को यह हमला हुआ था और उसके बाद देखिए तस्वीरें जारी हुई हैं, जिसमें आप देखिए किस तरह से नेतन्याहू के घर पर हमले की तस्वीर के बाद नुकसान की तस्वीर साफ है। हिजबुल्लाह के अस्तित्व को खत्म करने के लिए इजराइल 2 फ्रंट पर हमले कर रहा है। एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है, दूसरे मोर्चे पर हिजबुल्लाह की फंडिंग का नेटवर्क ध्वस्त कर रहा है और इसीलिए उन तमाम जगहों पर हमले किए जा रहे हैं जहां हिजबुल्लाह ने खजाना छुपा रखा है। यानी अब आईडीएफ के टारगेट पर वो फाइनेंस सेंटर आ गए हैं जहां से हिजबुल्लाह को फंडिंग हो सकती है। और इसके अलावा आईडीएफ कमांडो उन खुफिया जगहों को भी खोज रहे हैं जहां नसरल्लाह ने अरबों की दौलत इकट्ठा की थी, जिसमें लेबनान की करेंसी के अलावा डॉलर और सोना चांदी शामिल है। लेबनान में भीषण बमबारी जारी है।
अब सीरिया में भी एयर स्ट्राइक शुरू हो गई है। यानी इजराइल बैरूत से लेकर दमिश्क तक हिजबुल्लाह का नेटवर्क ध्वस्त कर देना चाहता है। जिससे हिजबुल्लाह फिर से सिर न उठा पाए, इसलिए हिजबुल्लाह पर टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं। पहला टारगेट है हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, दूसरा टारगेट है हिजबुल्लाह की रॉकेट साइट, तीसरा टारगेट है हिजबुल्लाह के फाइनेंस सेंटर। पिछले 48 घंटे में इजराइल ने इतने विध्वंसक हमले किए हैं जिससे भारी तबाही हुई। खास तौर से फाइनेंस सेंटर और बैंक को निशाना बनाया गया और इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ सैनिक घुस चुके हैं। ये उसी तबाही की तस्वीरें हैं जब आधी रात में बैरूत में ताबड़तोड़ हमले हुए, जिसमें बैरूत में मौजूद हिजबुल्लाह का बैंक जल गया। पूरी इमारत में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की बिल्डिंग भी जल गई। रात में आग लगी, आसपास के लोग वहां से भाग गए। एक तरफ रात की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ दिन की तस्वीरें हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि फाइनेंस सेंटर जलकर पूरी तरह खाक हो गया। अब सिर्फ तबाही के निशान मौजूद हैं। फाइनेंस सेंटर में रखी करेंसी और सोना जल गया। आधी रात से शुरू हुई एयर स्ट्राइक दिन के उजाले में भी जारी रही। एक तरफ आईडीएफ के सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल के जेट बंकर बस्टर बम गिराकर कमांड सेंटर को उड़ा रहे हैं। बैरूत के आसपास 3 कमांड सेंटर जमींदोज कर दिए। उनमें आग लग गई। कई फीट ऊंचा धुआं दूर से ही दिख रहा था। बैरूत में ही हरीरी अस्पताल में बम गिराए गए। ये उसी की तस्वीरें हैं। रफीक हरीरी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसके कैंपस में हॉस्पिटल है। आईडीएफ को अंदेशा था कि अस्पताल में हिजबुल्लाह के लड़ाके छुपे हैं, इसीलिए वहां तबाही मचाई गई। बताया जा रहा है कि नसरल्ला अस्पताल को फाइनेंस सेंटर के तौर पर भी इस्तेमाल करता था। फंडिंग का पैसा यही रखा जाता था। जो हमले में जल गया। इजराइल ने बेरूत के ओजाई पोर्ट पर भी हमला किया, जहां से हिजबुल्लाह के लड़ाके बोट लेकर भागने वाले थे। आईडीएफ ने बैरूत और लेबनान के दूसरे इलाकों में भी हमले किए, जिसमें से अधिकतर हिजबुल्लाह के फाइनेंस सेंटर थे। हिजबुल्लाह का अस्तित्व खत्म करने के लिए इजराइल ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें लेबनान और सीरिया का नेटवर्क तोड़ा जा रहा है। पहले रसद और हथियार का रूट ब्रेक किया गया। अब फंडिंग नेटवर्क खत्म करके हिजबुल्लाह को पूरी तरह खाक में मिलाने की तैयारी है। यही वजह है कि इजराइल ने सीरिया में भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। अब सीरिया में उन तमाम इलाकों में तबाही मची हुई है जहां से हिजबुल्लाह को फंडिंग होती रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए बमबारी की जा रही है, साथ ही उसकी फंडिंग रोकी जा रही है। सीरिया में कई ऐसी इमारतों पर हमले किए गए जहां हिजबुल्लाह ने अपने खुफिया लॉकर रूम बनाए हुए थे। लेबनान के अलावा सीरिया में भी इजराइल ने उन्हीं ठिकानों को तबाह कर डाला। लेबनान के बाद सीरिया में हिजबुल्लाह का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया। सीरिया में मौजूद हिजबुल्लाह के बैंक और फाइनेंस सेंटर तबाह कर दिए गए। हमलों से फाइनेंस सेंटर में रखे डॉलर और सोना जल गया। अब इजराइल हिजबुल्लाह को फंडिंग करने वाले लोगों को टारगेट कर रहा है। सीरिया नेटवर्क ध्वस्त करने से हिजबुल्लाह की फंडिंग पूरी तरह रुक गई है और इस दौरान सीरिया में बड़े मीडिया हाउस पर भी हमला किया गया। आईडीएफ ने दावा किया मीडिया हाउस का हिजबुल्लाह से कनेक्शन निकला है।
हिजबुल्लाह का अस्तित्व समाप्त करने के लिए इजराइल का सीरिया में वज्रपात जारी है। ये उसी तबाही की तस्वीरें हैं जब दमिश्क में गाइडेड मिसाइल से एक कार पर टारगेटेड हमला किया गया। बताया जा रहा है जिस कार पर हमला हुआ उसमें हिज्ब कमांडर मौजूद था, साथ ही कार में लेबनान की करेंसी रखी थी। यानी आईडीएफ उन तमाम जगहों पर हमले कर रही है जहां से फंडिंग की जा रही है। आईडीएफ ने एक एनिमेशन भी जारी किया है जिसमें फंडिंग रूट और उसका तरीका दिखाया है। आईडीएफ ने दिखाया है कि हिजबुल्लाह को दो तरीके से फंडिंग होती है, एक तरफ लेबनान के लोगों द्वारा, दूसरी तरफ ईरान से। हिजबुल्लाह को ईरान से फंडिंग का जिम्मा आईआरजीसी के पास है, जो कंटेनर में रसद के साथ सीरिया होते हुए लेबनान तक पहुंचती है। उसके बाद हिजबुल्लाह ठिकानों तक पहुंचाई जाती है, जिससे हिजबुल्लाह हथियार खरीदता है और उन्हीं से इजराइल को दहलाता रहा है। इसके अलावा आईडीएफ ने बैरूत में एक अस्पताल का एनिमेशन जारी किया है। उसमें दिखाया है कैसे हिजबुल्लाह अस्पताल में करेंसी और सोना चांदी जमा करके रखता था, जिसका इस्तेमाल नसरल्लाह अपने लिए करता था। बैरूत में पड़ने वाले इस अस्पताल का नाम अल सालेह हॉस्पिटल है, जिस पर हमला करके आईडीएफ को करीब 4200 करोड़ का खजाना मिला है। I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike, where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash. एनिमेशन में दिखाया गया है कि अल सालेह अस्पताल में एक बंकर बनाया गया था, जिसमें जाने के दो रास्ते थे, जो पास की दो इमारतों के नीचे से थे, जहां से अल सालेह अस्पताल के नीचे पहुंचा जा सकता था। वहां हिज्ब का कमांड सेंटर भी था और एक लॉकर रूम। अस्पताल पर बमबारी के बाद बंकर ढूंढ निकाला गया, जिसमें करोड़ों का खजाना आईडीएफ ने बरामद कर लिया। यह इतना खुफिया तहखाना था जिसकी जानकारी सिर्फ नसरल्लाह और उसके करीबियों को थी। लेकिन अब आईडीएफ ने इसे ढूंढकर हिजबुल्लाह की फंडिंग का राज खोज लिया है। दावा किया जा रहा है ऐसे कई और ठिकाने हैं जो सीरिया, इराक में भी मौजूद हैं। अब इजराइल वहां बड़ा ऑपरेशन चलाकर हिजबुल्लाह के फंडिंग नेटवर्क को तहस नहस कर देना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बैरूत में हिज्ब का ठिकाना तबाह कर दिया गया है। आईडीएफ ने बिल्डिंग को बम से गिरा दिया है। इमारत खाली कराने के बाद यह धमाका हुआ। इमारत गिरने के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। इजराइल कई साल से हमास से जंग लड़ रहा है, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू ने इस जंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी कर ली है। दरअसल इजराइल ने संपूर्ण गाजा पर कब्जे का प्लान तैयार किया है, जिसके पहले चरण में उसने उत्तरी गाजा पर बमबारी शुरू कर दी। यहां जबालिया और इसके आसपास के इलाकों से पलायन शुरू हो चुका है। इजराइल की कोशिश गाजा की आबादी को एक छोटे से हिस्से में समेटने की है, ताकि बाकी इलाकों पर कब्जा कर यहां नई इजरायली बस्तियां बसाई जा सके। उत्तरी गाजा इजराइल की बमबारी से दहल रहा है। हर रोज कई किलो बारूद गाजा की धरती पर तबाही मचा रहा है। इस वक्त इजराइल का प्राइमरी टारगेट है जबालिया, जहां बीते 3 दिन में इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की है। एक तरफ इजराइल की ग्राउंड फोर्स यहां तबाही मचा रही है, तो वहीं आईडीएफ के फाइटर जेट टारगेटेड स्ट्राइक में इमारतों पर बम गिरा रहे हैं।
इजरायली हमलों में 20 अक्टूबर को जबालिया में 33 लोगों की मौत हो गई थी। 21 अक्टूबर के दिन इजरायली हमले में 19 लोग मारे गए। 3 दिन में इजरायल ने जबालिया और उसके आसपास मौजूद अल आब्दा हॉस्पिटल, इंडोनेशिया अस्पताल और कमल आदवान अस्पताल पर बमबारी की। तीनों अस्पतालों के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने जबालिया को खाली करने का आदेश दिया है, जिसके बाद जबालिया से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। ये जबालिया कैंप की तस्वीरें हैं, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जत्थों की शक्ल में शहर को छोड़कर जा रही है। दरअसल इजरायल का दावा है कि हमास ने जबालिया में बनी सुरंगों में बंधकों को छिपाया हुआ है। वहीं इस इलाके में अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाके बड़ी संख्या में सक्रिय हैं। इसीलिए आईडीएफ जबालिया को टारगेट कर रही है और इसी आधार पर इजरायल जबालिया में हो रहे नरसंहार को जायज ठहरा रहा है, साथ ही पूरे शहर को खाली करवा रहा है। जबालिया से लोगों को दक्षिणी गाजा में मौजूद अल मवासी भेजा जा रहा है। सलाह एल दीन रोड से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया गया है। इजरायल का दावा है कि आने वाले दिन जबालिया के लिए बेहद बारूदी हो सकते हैं, इसीलिए लोग इस जगह को छोड़कर चले जाएं। इजरायल जबालिया को खाली करने की वजह बंधकों की खोज बता रहा है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान कुछ और है, जिसका खुलासा इजरायल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने किया है। उन्होंने गाजा सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ साफ कहा कि इजरायल का लक्ष्य अब संपूर्ण गाजा पर कब्जा है। אנחנו מורגלים הרבה מאוד שנים לצטט את הרב חרל"פ שהסביר לנו את הנקודה העיקרית. כשמסתכלים איפה הגויים נלחמים, זאת הנקודה שדרכה הכל מתברר. והיו שנים שחשבנו שאפשר להפנות עורף לנקודה העיקרית, והנה רואים עכשיו. दरअसल माना जा रहा है कि इजरायल संपूर्ण गाजा पर कब्जे के मिशन को तेज कर चुका है। दक्षिण गाजा की ज्यादातर आबादी अल मवासी भेजी जा चुकी है। आने वाले दिनों में इजरायल उत्तरी गाजा को भी पूरी तरह खाली करा सकता है, जिसकी गवाही नॉर्थ गाजा में इजरायल के हमले देते हैं। बीते 17 दिन में आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में 100 से ज्यादा स्ट्राइक की है, जिसमें 640 लोगों की मौत हुई है। 80 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। सभी अस्पताल आंशिक तौर पर चल रहे हैं। 4 लाख लोगों के लिए खाना पानी की सप्लाई ठप हो चुकी है। उधर इजरायल ने गाजा की बची हुई अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ठप करने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने उसके बैंकिंग सिस्टम को डिरेल करने का फैसला कर लिया है। दरअसल इजरायल फिलिस्तीनी बैंकों से सभी समझौते खत्म करने वाला है। 31 अक्टूबर के बाद इजरायल और फिलिस्तीनी बैंकिंग सिस्टम के बीच कोई लेन देन नहीं होगा। हालांकि अमेरिका ने इजरायल को समझौता आगे बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन इजरायली वित्त मंत्री ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक की अर्थव्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। उधर बेंजामिन नेतन्याहू गाजा को राख बनाकर उस पर शासन करने का मंसूबा पाले बैठे हैं, तो दूसरी तरफ हमास किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं।
हमास लड़ाकों ने उत्तरी गाजा में मोर्चा संभाल लिया है और इजरायली ग्राउंड फोर्स पर गोरिल्ला हमले कर रहा है। हमास लड़ाके घात लगाकर ग्राउंड फोर्स पर हमले कर रहे हैं। ये वीडियो शेख रदवान का है, जहां बीच रास्ते पर हमास लड़ाका विस्फोटक रख देता है और यहां से भाग जाता है, जिसके कुछ देर बाद यहां जबरदस्त धमाका होता है, जिसमें इजरायल सेना का आर्मर्ड पर्सनल कैरियर तबाह हो जाता है। दावा है कि इसमें 12 इजरायली सैनिक मौजूद थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब जरा यहां देखिए, टैंक पर इजरायली सैनिक बैठा है, जिसे एक अल कसाम ब्रिगेड का स्नाइपर शूट करता है। दावा है कि गोली बिल्कुल सटीक निशाने पर जाकर लगी। साफ है, हमास तय कर चुका है कि अब वो इजरायल को गाजा की 1 इंच जमीन नहीं देने वाला है, फिर चाहे उसे सैकड़ों कुर्बानियां क्यों न देनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायल दिसंबर 2023 से गाजा के हमास नेता याह्या सिनवार की तलाश कर रहा था। याह्या सिनवार भी इस बात से वाकिफ था कि एक ना एक दिन वो इजरायल के व्यू में फंस सकता है। रिपोर्ट ये है कि भले इजरायल याह्या सिनवार की मौत के बाद गाजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि सिनवार ने अपनी मौत से पहले ही हमास और अल कसाम के लड़ाकों को युद्ध का ब्लूप्रिंट बनाकर सौंप दिया था। याह्या सिनवार ये तय कर गया है कि उसकी मौत के बाद हमास का फ्यूचर प्लान क्या होगा। सिनवार की मौत के बाद हमास का वॉर प्लान क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। ये सिनवार की अंतिम तस्वीरें हैं और सिनवार भी ये जानता था कि जंग में कभी भी उसकी जान जा सकती है। सोलह अक्टूबर को यही हुआ। गाजा के तेल अल सुल्तान में सिनवार इजरायली सेना के हमले में मारा गया। 16 अक्टूबर को गाजा के तेल अल सुल्तान में इस्लामाक ब्रिगेड गश्त लगा रही थी। तभी एक इमारत में छिपे हमास लड़ाकों से इजरायली सेना की मुठभेड़ हो गई। इजरायली टैंकों ने उस इमारत पर गोले दागे जिसमें हमास के लड़ाके छिपे थे। इस हमले में इमारत का बड़ा हिस्सा उड़ गया। 17 अक्टूबर गुरुवार की सुबह डीएनए टेस्ट में यह साबित हो गया कि इस हमले में याह्या सिनवार मारा गया। याह्या सिनवार की मौत के बाद इजरायल में जश्न मनाया गया। ये माना गया कि अब गाजा की जंग खत्म होने की ओर है और बंधकों की रिहाई का रास्ता खुल गया है। लेकिन हकीकत यह है कि इजरायल की गाजा जंग अब पहले से ज्यादा भीषण होने वाली है। याह्या सिनवार ने अपनी मौत के बाद का वॉर प्लान तैयार कर लिया था। सिनवार ने हमास कमांडरों को बताया था कि उसकी मौत के बाद क्या करना है। सिनवार की मौत के बाद हमास उसी प्लान पर काम कर रहा है। याह्या सिनवार ने हमास से कहा था कि उसकी मौत के बाद हमास के लिए नया नेतृत्व तैयार किया जाए। गाजा के नेतृत्व के लिए नेताओं की एक काउंसिल बनाई जाए। सिनवार ने अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान नहीं किया। सिनवार ने कहा था कि उसकी मौत के बाद गाजा के नए लड़ाकों को मोबिलाइज किया जाए। सिनवार ने यह भी कहा था कि इजरायल से युद्ध विराम की वार्ता ना की जाए। इजरायली सेना पर गोरिल्ला हमले जारी रहने चाहिए। सिनवार की मौत के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सामने आत्मसमर्पण, बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा।
लेकिन हमास ने उसे सीधे ठुकरा दिया। याह्या सिनवार ने हमास को इसके बारे में भी ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया था। सिनवार ने कहा था कि सौदेबाजी के मामले में हमास मजबूत स्थिति में है। एक एक बंधक के बदले अपनी शर्तें मनवाई जा सकती हैं। बंधकों की रिहाई के बाद भी इजराइल की जंग नहीं रुकने वाली, इसीलिए बंधकों को रिहा नहीं किया जाना चाहिए। सिनवार की मौत के बाद भी हमास बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि हमास में सिनवार का उत्तराधिकारी कौन होगा। माना यह जा रहा है कि सिनवार का छोटा भाई मोहम्मद सिनवार हमास का नया लीडर बन सकता है, क्योंकि मोहम्मद सिनवार को भी याह्या सिनवार की तरह ही दूरदर्शी नेता माना जाता है। याह्या सिनवार के बाद गाजा में सबसे सीनियर सक्रिय नेता मोहम्मद सिनवार है। मोहम्मद सिनवार भी याह्या सिनवार की तरह युद्ध में सक्रिय रहा है। 2006 में इजरायली सैनिक गिलाद शालित के अपहरण की साजिश मोहम्मद सिनवार ने ही रची थी। इस एक सैनिक के बदले इजरायल को 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को रिहा करना पड़ा था। इसलिए अरब में कहा जा रहा है कि सिनवार की मौत से युद्ध खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका सबसे भीषण चरण शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया के बाद दक्षिण कोरिया भी उतरने वाला है, क्योंकि साउथ कोरिया ने ऐलान किया है कि अगर किम ने रूस की सैन्य मदद नहीं रोकी तो वो भी यूक्रेन को हथियार पहुंचाएगा। यानी अभी तक पीले सागर में भिड़ने वाले साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया अब यूक्रेन की धरती पर युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। यानी रूस यूक्रेन युद्ध अब महायुद्ध में बदल सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से कई देश उसमें शामिल होने को तैयार हैं। यूक्रेन युद्ध में साउथ कोरिया की एंट्री होने जा रही है, क्योंकि अब साउथ कोरिया यूक्रेन को गोला बारूद देने जा रहा है। इसके अलावा विध्वंसकारी हथियार भी भेज रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह किम जोंग उन ने हथियार और सैनिक भेजकर रूस की मदद की है, उसी तरह दक्षिण कोरिया भी यूक्रेन की सैन्य सहायता करने में जुट गया है। लेकिन साउथ कोरिया के भड़कने की एक और वजह भी है। साउथ कोरिया ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए अपने सैनिक भेज दिए हैं। इसके अलावा मिसाइलों की बड़ी खेप भी भेजी है। खास बात यह कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल इंजीनियर भी साथ में भेजे हैं, जिसकी एक तस्वीर सामने आई है। रूसी अधिकारी के साथ दिख रहे ये किम जोंग सिक हैं, जो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, एक उच्च पद पर हैं। ये तस्वीर डोनेट्स्क की है, जहां नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिसाइल KN-23 भेजी है, जिसकी क्षमता जांचने के लिए किम जोंग सिक वहां पहुंचे थे। साउथ कोरिया ने यह भी दावा किया कि किम जोंग सिक के अलावा दूसरे मिसाइल इंजीनियर रूस की मिसाइल क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। किम जोंग सिक किम जोंग उन के करीबी हैं और कई बड़े मौकों पर किम के साथ देखे गए हैं। अब साउथ कोरिया की तरफ से कहा गया है, जिस तरह नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिक रूस की मदद को भेजे हैं, हम भी यूक्रेन की मदद को तैयार हैं। हम शुरुआत में 155 mm के आर्टिलरी शेल भेज रहे हैं। उसके बाद पेंटागन की सलाह पर आगे हथियार सप्लाई पर विचार कर सकते हैं।
यानी अब दो जानी दुश्मन पीले सागर के अलावा यूरोप में भी आमने सामने आ गए हैं। यूक्रेन की जमीन पर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आपस में भिड़ते दिख सकते हैं, जबकि हथियार सप्लाई को लेकर जंग शुरू हो चुकी है। ये इस बात का सीधा इशारा है कि रूस यूक्रेन की जंग अब दो ग्रुप में बदलती जा रही है। एक तरफ पश्चिमी देशों का समूह है और दूसरी तरफ पुतिन के मित्र देश। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। जिसकी गोली जिसका हथियार उसी पर प्रहार। सूडान में ये बात सच साबित हो गई है। सूडान में विद्रोही सेना ने अपने मददगार को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सूडान के विद्रोहियों ने यूएई के अभियान में शामिल एक कार्गो विमान को निशाना बनाया। हमले की वजह से करीब 4200 करोड़ रुपए का कीमती विमान नष्ट हो गया। ये रूस का IL-76 विमान है। 4 इंजन वाला ये विमान दुनिया भर में अपनी ताकत के लिए मशहूर है, लेकिन सूडान में ये विमान टुकड़ों में बंट गया। रूस का ये ताकतवर विमान क्रैश नहीं हुआ, बल्कि इसे गिरा दिया गया, और ये काम किया सूडान की विद्रोही सेना ने। सबसे अहम बात यह है कि सब महज एक गलतफहमी की वजह से हुआ। रूस के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक IL-76 विमान की कीमत 4200 करोड़ रुपए है। IL-76 4 इंजन वाला स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट है। 42 से 60 हजार किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है। रूस के इस विमान का इस्तेमाल फिलहाल यूएई की तरफ से किया जा रहा था। विमान के पायलट और तमाम क्रू सदस्य रूस के थे। सूडान की सेना अक्सर कुछ विमानों का इस्तेमाल विद्रोही सेना पर बमबारी के लिए करती है। यही वजह है कि विद्रोही RSF फोर्स हर विमान को शक की नजर से देखती है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के विमान को भी गलतफहमी में गिराया गया। रात के वक्त RSF के जवान कार्गो विमान और बॉम्बर के बीच फर्क नहीं कर सके और हमला कर दिया गया, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि यह भारी चूक थी। सूडान की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने विमान पर हमला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई की तरफ से विमान सूडान भेजा गया था। विमान IL-76 में रूस और किर्गिस्तान के क्रू सदस्य थे। यूएई सूडान में एयरलिफ्ट का अभियान चला रहा है। RSF की तरफ से यह भारी चूक इसलिए है क्योंकि यूएई RSF का समर्थक है। सूडान सरकार का दावा है कि यूएई सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को हथियार, मिसाइल और गोला बारूद की सप्लाई कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय बुलियन बाजार ने खुलासा किया है कि यूएई सूडानी सोने से मुनाफा कमा रहा है। सूडान ने पहले भी आरोप लगाया है कि यूएई जंग के बीच सूडानी सोने की अवैध स्मगलिंग कर रहा है। लेकिन अब RSF ने यूएई की कार्गो विमान को गिरा दिया, जो कि भारी भूल मानी जा रही है। रूस ने भी अपने कार्गो विमान के गिराए जाने की जांच शुरू करवा दी है। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच सत्ता को लेकर अप्रैल 2023 में संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें देखते ही देखते यूएई, लीबिया सेना, वैगनर ग्रुप और मिस्र जैसे देश भी अपने हितों के लिए सक्रिय हो गए। आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या बम की अफवाह फैलाने वालों पर नो फ्लाई पॉलिसी लागू होगी? 50% यस, 50% नो। क्या चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नए साल पर चालू होगा? 50% यस, 50% नो। क्या इस साल रिलीज होगी कंगना की फिल्म इमरजेंसी? 50% यस, 50% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। Game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.
आ तो गए, जाओगे कैसे? हेलो, मैं आ रहा हूँ, भगा कर ले जाऊंगा। सिक्योरिटी, भाग गए, पकड़ो उनको। हेलो, बोला था ना, भगा कर ले जाऊंगा। एक हिंट तो देते। हिंट, बड़े आराम से। You know this new Dankati Fresh Active is a composition of natural herbs. I'll keep your breath full fresh. Full fresh, इससे मिले ताजा breath. Mint crystal करे अपना काम, रखे मुंह ताजा ये सुबह Dankati Fresh Active है, extra freshness का ये नया Dankati Fresh Active Gel रखे सांसों को full fresh. पार्सल ट्रैक करना है, लिंक पे क्लिक कीजिए। स्पैम हम सबका प्रॉब्लम है ना, पर जिस वक्त वो कॉल या एसएमएस आए और कुछ गलत हो जाए, उस वक्त हम अकेले हैं, नहीं? नहीं, आज से एयरटेल आपके साथ है। एआई के पावर से हम लाखों स्पैमर्स को ब्लॉक कर रहे हैं और स्पैम कॉल्स या एसएमएस आने पर अपने हर कस्टमर को अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्पैम और स्कैम से लड़ने की जिम्मेदारी हमारी भी है। कहीं जूते के छाप, कहीं चाय के दाग और किचन में है छौंक के छींटे। कैसे हटते सिलेंडर के नीचे है लोहे के निशान। सफेद मार्बल को होली का स्नान। इन देसी दागों के लिए साधारण फिनाइल नहीं, पवित्र गौमूत्र से निर्मित पतंजलि गोनाइल अपनाइए। आपका केवाईसी अपडेट करना है, ओटीपी दीजिए। स्पैम हम सबका प्रॉब्लम है ना, पर जिस वक्त वो कॉल या एसएमएस आए और कुछ गलत हो जाए, उस वक्त हम अकेले हैं, नहीं? नहीं, एयरटेल अब एआई के पावर से स्पैमर्स को ब्लॉक करेगा और स्पैम कॉल्स या एसएमएस आने पर आपको अलर्ट करेगा। अपने तेल से कभी ना खेल, वरना होगी सेहत फेल। सेहत को खिलवाड़ ना बनाएं, पतंजलि रिफाइंड राइस ब्रान व सोयाबीन ऑयल लाएं और सेहत पाएं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के गगनगीर इलाके में आतंकी हमला हुआ है। अंधाधुंध फायरिंग में 6 मजदूर और 1 डॉक्टर की मौत हो गई। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है पूरे इलाके में। सोनमर्ग के पास गगनगीर इलाके में आतंकी हमला हुआ और बताया जा रहा है कि टारगेटेड किलिंग है, जिसको आतंकवादियों ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में अंजाम दिया। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने रविवार रात हमले को अंजाम दिया। हमले में डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान चली गई। आतंकी हमले में 5 मजदूरों के घायल होने की भी बड़ी खबर इस वक्त रूस के कजान में पीएम मोदी ने ईरान राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। आ तो गए, जाओगे कैसे? हेलो, मैं आ रहा हूँ, भगा कर ले जाऊंगा। सिक्योरिटी, भाग गए, पकड़ो उनको। हेलो, बोला था ना, भगा कर ले जाऊंगा। एक हिंट तो देते। हिंट, बड़े आराम से। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के गगनगीर इलाके में आतंकी हमला हुआ है। अंधाधुंध फायरिंग में 6 मजदूर और 1 डॉक्टर की मौत हो गई। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है पूरे इलाके में। सोनमर्ग के पास गगनगीर इलाके में आतंकी हमला हुआ और बताया जा रहा है कि टारगेटेड किलिंग है, जिसको आतंकवादियों ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में अंजाम दिया। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने रविवार रात हमले को अंजाम दिया। हमले में डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान चली गई। आतंकी हमले में 5 मजदूरों के घायल होने की भी खबर है। सभी मजदूर टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके का घेराव किया। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। और आइए अब आपको पूरी घटना समझाते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल आतंकी हमले से दहल गया जम्मू कश्मीर एक बार फिर से। यहां गांदरबल जिले के गगनगीर इलाके में आतंकी हमला हुआ। रात करीब 8:15 पर आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। आतंकवादियों ने गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया है एक बार फिर से। टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों पर फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह जानकारी सामने आ रही है। तो कश्मीर में जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, 7 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि अब इंफॉर्मेशन देखिए, क्योंकि कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, आपको बता दें इसमें सेफ्टी मैनेजर फहीमन नासिर और साथ ही जो कि बिहार के निवासी हैं, उनको लेकर खबर सामने आई है। मैकेनिकल मैनेजर अनिल शुक्ला और साथ ही मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि बिहार के निवासी
एमडी हरीफ और डॉक्टर शाहनवाज जो कि जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, कलीम जो कि बिहार के निवासी हैं और जो डिजाइनर हैं उनका नाम बताया जा रहा है शशि एब्रोल जो जम्मू कश्मीर के ही निवासी हैं, साथ ही गुरमीत सिंह पंजाब के रहने वाले। महराज अहमद हमारे संवाददाता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। 7 लोगों की मौत की जानकारी